दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए आज अपन मारवाड़ का इतिहास स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, मारवाड़ के इतिहास को वेलकम करते हैं। और जो कल पिछली क्लास में मेवाड़ के इतिहास को कंप्लीट किए थे अपन, ठीक है, मारवाड़ का इतिहास शुरू कर रहे हैं आज से अपन। ठीक है, मारवाड़ का इतिहास अपन बात करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि मारवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र आता है। ठीक है, मारवाड़ का जो क्षेत्र कौन कौन सा था, देखिए अपन बात करते हैं नागौर की, फिर इधर नागौर से फिर बाद में जोधपुर आता, ठीक है, फिर बाड़मेर, जालोर और लास्ट में पाली। ये मुख्यतः मारवाड़ का क्षेत्र है। ठीक है, देखिए जोधपुर से साइड ऊपर यानी आती है भाई, थोड़ी साइड में लास्ट में पश्चिम में जैसलमेर आती है। ठीक है, जैसलमेर है भाई, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर रियासत में उस समय भाटियों का शासन था। ठीक है, भाटी भाई, जैसलमेर भाटी शासन था। ठीक है, और जो फिर पाली और जालोर से नीचे भाई देखे जो सिरोही आता है, सिरोही में देवड़ा चौहानों का शासन था। ठीक है, ठीक है, चौहान वंश की जो देवड़ा शाखा का शासन था सिरोही में। फिर जो जैसलमेर और सिरोही जो साइड में पड़ जाता है भाई, जैसलमेर ऊपर रह जाता है और सिरोही नीचे, और वैसे बचा हुआ जो क्षेत्र है जो मुख्यतः जो नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और पाली, यहाँ पर जो मारवाड़ का जो क्षेत्र है भाई, इन जो जिलों में 5 जिले आए थे मारवाड़ के, मुख्यतः नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और पाली। जैसलमेर में भाटी वंश का शासन था और सिरोही में चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन था। ठीक है, बात करते हैं अपन मारवाड़ के जो राठौड़ वंश के जो राजा थे, वो अपने आप को जो देखिए जो राठौड़ वंश का जो शासन था मारवाड़ में, और जो मारवाड़ के राठौड़ वंश के जो राजा थे अपने आप को सूर्य वंश हिंदू राजा मानते थे। ठीक है, राठौड़ वंश का शासन था और जो सूर्य वंश हिंदू राजा मानते थे अपने आप को। शासक जो अपने आप को सूर्यवंशी हिंदू राजा मानते थे। ठीक है, अब अपन बात करेंगे जो राठौड़ की उत्पत्ति की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, उत्पत्ति इनके बारे में अलग अलग मत है इतिहासकारों के। कुछ इतिहासकार जो यूपी में जगह पड़ती है कन्नौज, वहां के जो गहड़वाल वंश से इनकी उत्पत्ति मानते हैं, और कुछ इतिहासकार मानते हैं जो दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, कन्नौज जगह पड़ती है यूपी में। और ये जगह पड़ती है दक्षिण भारत में। कुछ इतिहासकार दक्षिण भारत के जो राष्ट्रकूट वंश से उत्पत्ति मानते हैं, और कुछ इतिहासकार कन्नौज के जो गहड़वाल वंश से उत्पत्ति मानते हैं। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भाई दोनों ही मानते हैं, दोनों को भाई दोनों ही जगह से उत्पत्ति हुई है। कुछ इतिहासकारों का मानना है। ठीक है, दोनों जगह से भी मानते हैं कुछ इतिहासकार, और कुछ मानते हैं भाई सबसे पहले दक्षिण भारत में थे राष्ट्रकूट वंश, और फिर धीरे धीरे यूपी के कन्नौज में आ गए, और कन्नौज से जो मारवाड़ में आते आते राठौड़ वंश हो गया इनका। ठीक है, राष्ट्रकूट फिर धीरे धीरे गहड़वाल हो गया, फिर जो मारवाड़ में आते आते इनका जो राठौड़ वंश हो गया। ठीक है, अपन इनकी उत्पत्ति की बात कर लिए, मारवाड़ के जो क्षेत्र की बात कर लिए, ये अपने आप को सूर्य वंश हिंदू राजा मानते थे। ठीक है, मारवाड़ में जो राठौड़ वंश का शासन था। अब बात करते हैं, देखिए इनको जो मूल पुरुष या संस्थापक कौन था उसकी बात करते हैं अपन। देखिए
राउसिया को जो राठौड़ा का संस्थापक माना जाता है, आदि पुरुष कहते हैं राउसिया को। ठीक है, राउसिया को जो संस्थापक माना जाता है, ठीक है, जो राउसिया राजस्थान के जो राठौड़ों का आदि पुरुष भी कहलाता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। राउसिया संस्थापक है राठौड़ों का, और राजस्थान के राठौड़ों को आदि पुरुष भी कहलाता है राउसिया। ठीक है, राउसिया की थोड़ी अपन बात कर लेते हैं भाई, इसकी थोड़ी जानकारी, थोड़ी कहानी सुना दूंगा मैं आपको। ठीक है, ठीक है, राउसिया 1240 में जो पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए जो मारवाड़ में आता है। ठीक है, पालीवाल ब्राह्मण थे भाई, मारवाड़ साइड पाली में पालीवाल ब्राह्मण थे, व्यापारी थे, पालीवाल ब्राह्मण थे जो ये व्यापार करने जाते थे। ठीक है, अब जो अदर जो स्टेट थे, गुजरात की साइड चले जाते थे, मध्य प्रदेश चले जाते थे, नीचे दक्षिण में चले जाते थे। ठीक है, जो पालीवाल के पाली के पालीवाल ब्राह्मण, देखिए जो ये व्यापार करने जाते थे और आते थे, तब इनको वहां पर जो लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता था। ठीक है, लुटेरे परेशान करते थे पालीवाल ब्राह्मणों को। तो पालीवाल ब्राह्मण सोचते थे कि भाई हमारे भी कोई राजा हो तो हमारी सुरक्षा करे और हम ढंग से व्यापार कर सके। ठीक है, तो पालीवाल ब्राह्मण एक बार जा रहे थे भाई, कन्नौज साइड में जा रहे थे, कन्नौज से कोई आगे वाले जो राज्यों में व्यापार करने के लिए जा रहे थे। ठीक है, तो उस समय देखिए भाई जो जा रहे थे जो ये व्यापार करने, उससे पहले की बात है कि जो कन्नौज में एक राजा था। ठीक है, उसका नाम था सेतराम, कन्नौज के राजा का नाम था सेतराम। देखिए जो कन्नौज के राजा सेतराम के 100 पुत्र थे कहा जाता है। देखिए किंवदंतियां, ठीक है, जनश्रुतियां लोगों की, ये फैक्ट नहीं है बिल्कुल, जो मैं आगे कहानी सुनाऊंगा लेकिन आपको समझ में आ सकते हैं जैसे राउसिया ऐसे किस प्रकार से मारवाड़ आया था। ठीक है, राउसिया के बाद के अपने को लिखित में प्रमाण मिलते हैं मारवाड़ में। तो सेतराम के 100 पुत्र थे, 100 में से 51वां जो राउसिया था। ठीक है, राउसिया का जन्म हुआ था तब उस समय। देखिए आज भी अपन कोई भी बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, उस समय उसकी जन्म कुंडली निकाली जाती है। ठीक है, जन्म कुंडली टाइम के अकॉर्डिंग निकाली जाती है भाई, उसका टाइम आजकल तो अपन टाइम फिक्स मिनट भी लिख लेते हैं भाई, कितने बजकर कितने मिनट पर जन्म हुआ है। उस समय भाई ऐसा कोई घड़ी वड़ी का तो कोई जुगाड़ था नहीं। तो जैसे दाई माँ थी जो राउसिया की भाई, नरस थी ऐसे मान लो। ठीक है, तो उसको बोला गया था कि भाई जब जन्म ले, बच्चा जन्म ले, उस समय भाई तू तेरे हिसाब से ध्यान रखना। तो उस समय ये रखता था, रखे जाते थे इस प्रकार से ध्यान भाई, सूर्य की किरणों के हिसाब से भाई अभी जन्म ले रहा है तो इस समय सूर्य की किरण कहाँ पे है, तो वहां पे लाइन खींच दिया करते थे। फिर उसी लाइन के अकॉर्डिंग जो पंडित जी आते थे और जो अपने जो जन्म कुंडली तैयार करते थे बच्चे की। तो देखिए उस समय जो दाई माँ थी यार, जो राउसिया की जो नरस थी एक प्रकार से ध्यान रखने वाली, जो पालन पोषण करने वाली, तो वो थोड़ी लेट हो गई भाई। ठीक है, ये लाइन खींचने में 10-15 मिनट बाद में उसको पता चला कि भाई मैंने तो लाइन खींची नहीं। तो वो उसको लगता है किसी ने देखा नहीं है और वैसे मैं लाइन खींच देती हूँ, तो वो आके लाइन खींच दी। तो देखिए आजकल तो यानी आजकल क्या पल पल में भाई संयोग बदल जाता है। ठीक है, तो ब्राह्मण आया, पंडित जी आए जन्म कुंडली निकालने के लिए। तो भाई सेतराम जी ने बोला कि भाई चलो निकाले जन्म कुंडली। तो पंडित जी को लगा कि भाई ये तो गलत हो गया, घोर अन्याय होगा। तो सेतराम जी ने बोला ऐसा क्या हुआ। जो पंडित जी ने सेतराम को बताया कि इस बच्चे का यानी राउसिया का मुंह देखना भाई पिता के लिए भारी पड़ेगा, पिता अगर इसका जो मुंह देख लिया तो इसका पिता मर सकता है। ठीक है, सेतराम जी को लगा तो भाई मुझे क्यों देखना है, इसका मुंह फेंक दो, मार दो। ठीक है, जल्लादों को बुलाया और जल्लादों को बोल दिया कि भाई इसको जंगल में छोड़े आओ, मारे हो। ठीक है, मार के आओ जंगल में जाके। तो जल्लादों को लगा ठीक है, जल्लाद तो जो सेतराम राजा थे इसके राजा के कहने से चले गए, लेकिन जल्लादों को भी लगा यार एक दिन के बच्चे को क्या ही मारे और क्यों पाप अपने ऊपर ले। तो ये जंगल में छोड़ के आ जाता है, एक गुफा में डाल के आ जाते हैं। वो गुफा थी शेरनी की। ठीक है, शेरनी उस समय अपने बच्चों को जन्म दी हुई होती है, तो उस गुफा में पटक कर आ गए। अब इनको क्या पता था कि बच जाएगा। जो शेरनी सो रही थी उस समय, उसके बच्चे उसके पास थे। तब शेरनी जगी तो उसको लगा कि भाई ये भी मेरा ही बेटा होगा, भाई ये मेरा ही बच्चा है। ठीक है,
तो उस प्रकार से शेर ने उनको उसको भी पालन पोषण करते हैं जो राव सिया का। देखिए जो शेरनी के बच्चों के साथ रहे तो उस जो शेरनी के जो बच्चों के सामान्य जो गतिविधियां करे, एक्टिविटीज करे, तो जैसे जो चारों पैरों पे जो शेरनी के बच्चे और शेर वगैरह जंगल में जानवर चले, उसी प्रकार से भाई ये भी वैसे ही करे, दोनों पैरों और दोनों हाथों पे जानवरों की जैसे चले और जानवरों से लड़े। ठीक है, तो अब देखिए अब बात आती है इधर ये पालीवाल ब्राह्मणों की। ये कन्नौज की साइड जंगलों से होकर जा रहे थे व्यापार करने की। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने ये जो घटना देखी भाई, ये बच्चों से जानवरों से लड़ रहा था जो रावसिया जो जानवरों के साथ रह रहा था, तो इनको कुछ अजीब सा लगा कि भाई जंगल में ये क्या माया हो रही है। ठीक है, कन्नौज के राजा सेतराम जी के पास जाते हैं और सेतराम जी को बोलते हैं कि भाई हमने आपके जंगलों में ये घटना देखी है और ये बात है। सेतराम जी को लगा यार चूतिया बना रहे, ठीक है, पागल बना रहे मुझे, सुबह पहले मैं ही मिला इनको पागल बनाने के लिए। सेतराम जी ने नहीं माना, तो इन्होंने बोला पालीवाल ब्राह्मणों ने, भाई आप नहीं मान रहे हो, हम कसम खाते हैं, ईमानदारी से बता रहे कि भाई ये घटना देखे थे और आप एक बार चल के देख लो। उस समय साइड में सेतराम जी के साइड में बैठे थे वो जो जल्लाद, तो जल्लादों ने कहा कि भाई अगर आप बुरा ना मानो या हमें कोई माफ कर दो तो हम एक बात बताना चाहते हैं। सेतराम जी ने बताया, बोलो क्या बात है वहाँ पर। ठीक है, जल्लादों ने बताया कि जो शायद हमें ये लगता है कि भाई जो आपने जो आपके बेटे को फेंकने और मारने के लिए बोला था, वो हम मार के नहीं आए थे और एक गुफा में डाल के आ गए थे, शायद वो बच्चा वही हो सकता है। तो सेतराम जी ने बुलवाया, ठीक है, इस रावसिया को बुलवाया कर और देखे बुलाकर इसको लगा भाई वही है, और पालीवाल ब्राह्मण तो आगे व्यापार करने के लिए चले गए। बुलाकर उसके जो दांत वांत शेरों की तरह हो रखे थे उनको दांतली वगैरह मंगवाए, उससे कटवाया, बड़े बड़े बाल हो रखे थे शरीर के उसको कटवाया, कपड़े वपड़े पहनवाए उसको। ठीक, तो इस प्रकार से वे जानवरों की तरह रहने, पहले जानवरों की तरह रह रहा था और अब धीरे धीरे आदमी यानी पुरुषों की तरह या मानव की तरह रहने लगे। उधर से वापस व्यापार करके पालीवाल ब्राह्मण आ रहे थे, सेतराम जी के पास से लगे, भाई क्या हाल चाल है, क्या कैसे क्या हुआ उसका, जो जंगल में हमने घटना देखी थी क्या हुआ उसका। तो सेतराम जी ने पालीवाल ब्राह्मणों को बताया कि भाई आपने मेरे बच्चे से मिलवा दिया और मैं गलती से इस प्रकार से उसको मारने का आदेश दे दिया था जल्लादों को। ठीक है, तो इनको थैंक्स बोला पालीवाल ब्राह्मणों को और बोला कि भाई आप जो कुछ मांगना चाहो मांगो, ठीक है, आपने मेरे बेटे से मिलवाया आपने। तो पालीवाल ब्राह्मण वैसे ही जो लुटेरों के डर से परेशान थे, तो उन्होंने बोला पालीवाल ब्राह्मणों ने सेतराम जी से, भाई हमें एक चीज की आवश्यकता है, हमारे भी जो पाली में या हमारे जो क्षेत्र पे कोई राजा हो तो हमारी सुरक्षा करे और हमें आपका एक बंदा भेज दो और वो राजा बन जाएगा वहां पे और हमारी सुरक्षा करेगा। सेतराम जी ने बोल दिया मेरे तो 100 बेटे ले जाओ, किसी को भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने बताया कि हमें तो 100 में से कोई नहीं चाहिए, एक ये चाहिए रावसिया जो जंगलों में हमने देखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका नाम पड़ा था रावसिया, शेरों के साथ रह रहा था, शेरों के साथ रहने के कारण इसका नाम सिया पड़ा था। और ये फिर 1240 में पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए आता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ रावसिया। ठीक है, रावसिया 1240 में सॉरी मैं लिख दिया पहले रावसिया। 1240 में रावसिया पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए मारवाड़ आता है। ठीक है, इस प्रकार से रावसिया मारवाड़ में आता है और जो अपनी राजधानी बनाता है, फिर आगे राजा बनता है मारवाड़ जो मारवाड़ का, और फिर भाई राजा बन गया तो अब राजधानी भी चाहिए, राजधानी बनाता है। फिर देखिए जो बाड़मेर में एक जगह पड़ती है खेड़, उसको राजधानी बनाता है। ठीक है, राजधानी बनाता है, खेड़ जगह पड़ती है बाड़मेर में, इस जगह को जो खेड़ को राजधानी बनाता है अपनी। देखिए जो फिर ये जो रावसिया है जो यहीं पर जो लुटेरों और आक्रमणकारियों से लड़ते हुए मारा जाता है। ठीक है, शहीद हो जाता है जो रावसिया। तो बीठू में इसकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, बीठू पाली में छतरी बनी हुई है, बीठू जगह पड़ती है पाली में।
ठीक है। छतरी बनी हुई है रावसिया की बीटू पाली में। देखिए बीटू गांव में ये जो स्मारक भी बना हुआ है रावसिया का, ठीक है। छतरी बीटू पाली में बनी हुई है और बीटू गांव में इनका जो स्मारक भी बना हुआ है रावसिया का। तो आप ये ध्यान रखना, आप जो अपने को जानकारी जो चाहिए थी वो रावसिया की बात कर लिए अपन। ये कहाँ से आया था, ये कन्नौज से आया था रावसिया, ठीक है। और अपन बात कर लिए। अब आगे अपन बात करेंगे दूहड़ की, ठीक है। दूहड़ की बात करेंगे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे देखते हैं अपन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन दूहड़ की। देखिए रावसिया से आगे दूहड़ राजा बनता है मारवाड़ का। देखिए कर्नाटक से जो है नागणेशी माता की मूर्ति लेकर आता है। देखिए एक बार दूहड़ जो अपने ननिहाल गया हुआ था, तो दूहड़ को ननिहाल वालों ने ताना कस दिया, ताना मार दिया या टोन कस दिया, एक प्रकार से मान लो उलाहना दे दिया कि भाई आपके तो भाई कुल देवी नहीं है, आप कहाँ से क्या बोलते हो, इस प्रकार से ताना दे दिया। तो फिर दूहड़ अपनी माँ के पास आता है और माँ से पूछता है कि अपनी कुल देवी कहाँ है। तो इसकी माँ ने बताया कि भाई अब तेरी कुल देवी तो कर्नाटक में, साउथ इंडिया में, ठीक है। दूहड़ कर्नाटक जाता है और कर्नाटक से नागणेशी माता की मूर्ति लेकर आता है। ठीक है। और जो नगाना गांव है, तो नगाना गांव में जो मूर्ति वो देखिए जो नागणेशी माता है, तो इस दूहड़ को बोलती है कि भाई तू मेरी मूर्ति को जहां तक लेकर जाएगा और जहां पर जाकर पीछे मुड़कर देखेगा उस जगह पर, उस जगह से आगे नहीं जा पाऊंगी मैं, ठीक है भाई। इसका मतलब ये समझ लो आप, भाई यहाँ कर्नाटक से लेकर जा रहा है और वापस मुड़कर जिस स्थान पे तू देख लिया उसी स्थान पर मेरा मंदिर होना चाहिए, ठीक है। तो दूहड़ कर्नाटक से लेकर आता है और जो बाड़मेर में एक जगह पड़ती है नगाना गांव, ठीक है। तो देखिए नगाना गांव तो बाद में पड़ा था गांव का नाम, भाई नागणेशी माता के कारण ही नगाना पड़ा था गांव का नाम। तो ये नगाना स्थान पर तो बाड़मेर में जगह थी, यहाँ पर आकर जो दूहड़ वापस मुड़कर देख लेता किंवदंतियों के अनुसार, ठीक है, जनश्रुतियों के अनुसार। तो नगाना गांव में इसका मंदिर बना था नागणेशी माता का, मूर्ति लेकर आता है और नगाना गांव में स्थापित करवाता है। ठीक है, कर्नाटक से नागणेशी माता की मूर्ति लेकर आता है और नगाना गांव में जो मंदिर बनवाता है, ठीक है। देखिए अब ये इनकी कुल देवी है जो नागणेशी माता है, जो राठौड़ की कुल देवी है नागणेशी माता। देखिए फिर दूहड़ का छोटा भाई था दांदर, ठीक है। दूहड़ का छोटा भाई था दांदर, और दांदर देखिए जो पाबू जी के पिता थे, ठीक है। अपन जो लोक देवता पढ़ेंगे उनमें और थोड़ा विस्तार से यानी एक्सप्लेन सही कर दूंगा मैं, ठीक है। दूहड़ का छोटा भाई था दांदर। दांदर जो लोक देवता हुए थे पाबू जी, उनके पिता थे। फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे जो मल्लीनाथ की। दूहड़ के बाद में जो मल्लीनाथ जी राजा हुए थे। दूहड़ की इतनी ही बात थी भाई, जो अपने सामने भाई नागणेशी माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आता है और नगाना गांव में जो मंदिर बनवाता है, ठीक है। जो नागणेशी माता राठौड़ों की कुल देवी है। अब मल्लीनाथ की बात करेंगे। ठीक है, मल्लीनाथ के कारण ही बाड़मेर को मालानी क्षेत्र भी कहा जाता है, आपको ये ध्यान रखना होगा। और मालानी के घोड़े प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। मालानी के घोड़े प्रसिद्ध, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई मालानी के घोड़े प्रसिद्ध है, मालानी किस जिले में पड़ता है या घोड़े के कहाँ के प्रसिद्ध है, ठीक है। मालानी के घोड़े प्रसिद्ध है, मल्लीनाथ जी के कारण ही मालानी कहा जाता है जो बाड़मेर क्षेत्र को, ठीक है। देखिए मेवानगर जो बाड़मेर को राजधानी बनाते हैं, ठीक भाई, जो रावसिया आया था, रावसिया आते ही भाई जो राजधानी बनाता है अपनी खेड़ को, और जो मल्लीनाथ बनाते हैं, ठीक है। जो मेवानगर बाड़मेर को राजधानी बनाते हैं जो मल्लीनाथ। ठीक है, मल्लीनाथ जो राजधानी बनाते हैं मेवानगर को बनाते हैं।
ठीक है। मल्लिनाथ जी के कारण ही जो बाड़मेर क्षेत्र का मैं बता दिया आपको, मालानी क्षेत्र पड़ा था नाम, ठीक है। अब एक गिंदोली की बात करते हैं अपन मल्लिनाथ जी की, ठीक है। मल्लिनाथ जी के एक बेटा था जगमाल। देखिए जगमाल बदमाश बंदा था भाई, ठीक है। ये घूमता रहता था, लड़ाया करता रहता था, बाहर किसी को पीट कर आ जाता था, या बाहर किसी को नहीं पीट कर आता था, खुद के घर में आके किसी पे हाथ साफ कर लेता था, ठीक है। इनके जो एक चाचा थे वीरमदेव, ठीक है, एक बार उनको पीट दिया था, ठीक है। जगमाल एक बार वीरमदेव को भी पीट दिया था, ठीक है। इन जगमाल के चाचा थे। तो जगमाल लड़ाइयाँ करता रहता था। इसका पिता भी जो मल्लिनाथ जी भी इससे परेशान था जगमाल से। तो एक दिन भाई बाढ़ में जो इनकी जो राजधानी में नगर, जो राजधानी इसके पास वाला एक कोई गांव था सिणली गांव। सिणली गांव में ठीक लड़कियां पानी भरने आई हुई थी, ठीक है। उधर से गुजरात की जो मुगल सेना लौट रही, ठीक है। सेना ने जो सिणली गांव की जो पानी भरने लड़कियां आई थी उनको उठाकर मुगल ले गए, गुजरात के थे, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात के थे जो वो सेना जा रही थी, मुगल सेना सिणली गांव की लड़कियों को उठा ले गई। अब देखिए सिणली गांव के लोगों को थोड़ी देर बाद में पता चला कि लड़कियां पानी भरने गई थी और आई नहीं अभी तक, कहाँ पे गई। तो शाम तक नहीं, तब इधर मल्लिनाथ जी के पास आते हैं सिणली गांव वाले, जो लड़कियों के घर वाले, कि भाई हमारी जो लड़कियों को वैसे वैसे कोई उठा ले गया, यानी ले गया, भगा ले गया, तो आप हमारी रक्षा करो। मल्लिनाथ जी ने ऑर्डर दिया कि भाई अपनी सेना को सेना तैयार करो, अपन लड़कियों को लेके आएंगे, अपनी जिम्मेदारी है जो सुरक्षा करना, जनता की सुरक्षा करना। इधर जगमाल घूम के आ रहा था कहीं पे घूम घाम के। तो जगमाल ने पूछा डैडी किधर आज? तो मल्लिनाथ जी ने बोला कि तू तो लड़ाइयाँ करता फिरता रहता, और जो अपने गांव की लड़कियों को जो गुजरात की सेना के लोग उठा ले गए, तो हम लेने लग जा रहे हैं। तो जगमाल को ताना दिया है मल्लिनाथ जी, तो उसको बुरा लगा, और जगमाल जो दिल से ले लिया बात को। जगमाल ने कहा कि डैडी आप तो बैठो और मैं लेके आता हूँ। तो जब मल्लिनाथ जी ने कहा कि तू फालतू में और कोई रास्ते में लड़ाई करने लग जाएगा किसी से, तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं। जगमाल ने कहा नहीं बाबा मैं जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेके आऊंगा जरूर, मैं वचन दे रहा हूँ आपको। जगमाल जाता है, पता लगवाया वह किस जगह पे अपने लड़कियां। तो पता लगा कि भाई अहमदाबाद के किले में, और वहाँ पर जो शहजादी है गिंदोली, उसकी जो रक्षा में लगवा दी, उसकी सेवा में लगा दी, उसकी नौकरानियां बना दी अपनी लड़कियों को, ठीक है। जो मुगल राजकुमारी थी या शहजादी बोल सकते हैं अपन, जो मुगल शहजादी गिंदोली की जो सेवा में है अपनी। तो भाई अटैक करेंगे वहां पे। किसी ने बोला जगमाल को भाई तू लड़ाइयाँ करता रहता है, तू तो मरेगा वहां पे जाके, ठीक है, हमें और मरवाएगा, अटैक कर मत देना। वहां पे जो सेनापति पहरेदार होते हैं वहां पे। तो फिर जगमाल ने पता लगाया भाई फिर क्या करना आगे। तो किसी ने बोला भाई, जगमाल ने फिर बोला कि भाई वो गिंदोली बाहर आती कब है, मार्केट में कब आती है। किसी ने बताया कि वो शुक्रवार को जो पीर बाबा का मंदिर है वहाँ पे पास में ही, वहाँ पर आती है, पूजा करने के लिए आती है। चलो जगमाल ने घोड़े व्यापारियों का बेस बनाया, और वहाँ पर घोड़े बेचने वाले व्यापारी बनकर बैठ गए पीर बाबा के आसपास, ठीक है। शुक्रवार को जो उसका जो नियत टाइम था गिंदोली का, वो अपने साथ लड़कियों को लेकर आती है। कोई लड़कियां उसकी जो थाली पकड़ी हुई होती है, कोई क्या पूजा का सामान पकड़ी हुई है, कोई चादर ले रखी है पीर बाबा के लिए। तो ये घोड़े लेकर बैठ गए, महारानी के घोड़े भाई देखिए। अब वहाँ की जनता इनको पूछे जगमाल और उनके इसके जो साथियों को, भाई आप कौन? तो उन्होंने बताया हम घोड़े व्यापारी है, घोड़े बेचने आए हैं यहाँ पे। तो घोड़े का जो रेट पूछे इनको जगमाल और को, तो इन्होंने बताया वही जो घोड़े, अगर इनका 5,000 का घोड़ा था, जिस घोड़े की कीमत थी उसके 50,000 बताए, जिस घोड़े की 4,000 की कीमत थी उसके 40,000 बताए। भाई इनको लग रहा था कि अपने को घोड़े बेचने नहीं है, अपने को बस अपनी लड़कियों को लेकर चलना है। उधर गिंदोली आती है शुक्रवार के दिन सुबह जो टाइम पर। देखिए जो सिणली गांव की लड़कियां थी, जो अपनी लड़कियां होती है अपने को जान जाती है। लड़कियों को लग रहा था कि भाई है तो अपने वाले ही है। तो लड़कियां ये ऑर्डर देते हैं आ जाओ जल्दी से, ठीक है। घोड़ों पर बैठा लेते हैं अपने जो जगमाल और इसके जो सेनापति थे उन लड़कियों को बैठे थे। जगमाल भी आता था, गिंदोली को बैठा लाया भाई, ठीक है। गिंदोली को बैठा लाया जगमाल अपने साथ। देखिए जो बाड़मेर आते आते, मेवानगर आते आते गिंदोली को जगमाल से प्यार हो जाता है, बेपनाह प्यार हो जाता है, ठीक है। गिंदोली के पास मैसेज करवाता है, गिंदोली का पिता गुजरात से भाई वापस आता, लेकिन मना कर दी गिंदोली, भाई मैं तो नहीं आऊंगी, यहीं पर रहूंगी, ठीक है। इस प्रकार से जगमाल लेकर आता वापस, ठीक है।
अपनी ये बात थी, मैं आपको बता दिया, जो मालानी क्षेत्र की जगमाल की थी जो बात। देखिए जो फिर मल्लीनाथ जी अपने बेटे को जगमाल को राजा नहीं बनाते, आगे अपने भाई वीरम देव को राजा बना देते। ठीक है, मल्लीनाथ जी वीरम को राजा बना देते हैं और अपने बेटे जगमाल को राजा नहीं बनाते। फिर आगे वीरम देव का बेटा ही चलकर आगे राजा बनता है, जो चुंडा राजा बनाता। ठीक है, जगमाल राजा नहीं बनते भाई मल्लीनाथ जी के बाद में, इनके भाई वीरम देव को राजा बना देते हैं मल्लीनाथ। फिर इसके बाद में चुंडा राजा बनता है। चुंडा देखिए, चुंडा का पिता फिर जो वीरम देव था, ठीक है, चुंडा का पिता वीरम देव था और चुंडा के राजा बनते। देखिए चुंडा प्रतिहार, वहां पे मंडोर एक जगह पड़ती है जोधपुर में, ठीक है, वहां पर प्रतिहार राजाओं का शासन था। ठीक है, प्रतिहार जो प्रतिहारों की एक शाखा थी, इंदा ब्रांच के जो राजाओं का शासन था। तो इंदा ब्रांच वाले जो प्रतिहार राजा थे, ठीक है, आपस में फूट चल रही थी प्रतिहारों में भी। तो प्रतिहारों की फूट थी और जो पड़ोसी जो आक्रमणकारी जो दुश्मन थे वो भी इनको परेशान कर रहे थे प्रतिहारों को। तो प्रतिहारों ने अपनी जो एक राजकुमारी थी, ठीक है, उसकी शादी जो चुंडा से कर दी थी। ठीक है, प्रतिहारों की भाई देखिए ब्रांच का नाम था इंदा, ये ध्यान रखना। प्रतिहार राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से की थी। देखिए चुंडा से शादी करते हैं और जो मंडोर दहेज में देते हैं चुंडा को। देखिए अब चुंडा धीरे धीरे शक्तिशाली होता है और जो देखिए जो रावसिया है वो खेड़ को राजधानी बनाया था। फिर धीरे धीरे मल्लीनाथ जी मेवानगर बाड़मेर को राजधानी बनाते हैं और अब यह शक्तिशाली होता है धीरे धीरे। तो जो मेवानगर से पार नहीं पड़ी इसके जो राजधानी से, तो चुंडा ने मंडोर को राजधानी बनाया। ठीक है, ठीक है, चुंडा मंडोर को राजधानी बनाता है। देखिए जो मैं एक बात बता रहा था अभी, जो एक फैक्ट आप लिख लेना भाई, अपने जो त्योहार है, जो गणगौर का त्योहार आता है उस पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। उस समय जो गुजरात वाले जो गिंदोली को उठाकर जगमाल लाया था, उस दिन यहाँ पे गणगौर का त्योहार मनाया जा रहा था। तो उस समय राजस्थान में गिंदोली के गीत गाए गए थे। आज भी गणगौर के त्योहार पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं, आप नोट कर लेना। देखिए आप जानोगे नहीं जानो, मैं भी पहले नहीं जानता था भाई, अपने मैं तो गणगौर से ज्यादा जानता नहीं था पहले तो आप ध्यान रखना गणगौर के त्योहार पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। ठीक है, ये चुंडा की बात कर ले। प्रतिहार राजा अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से करते हैं और मंडोर दहेज में देते हैं। चुंडा राजधानी बनाता है मंडोर को। ठीक है, राजधानी मंडोर को बनाता है चुंडा। तो अभी आप ध्यान रखना। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए जोधा की बात करेंगे। अब जोधा राजा बने थे, चुंडा के बेटा था रणमल और रणमल की बहन थी हंसाबाई। आपको पता होगा जो अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे उस समय। तो चुंडा के बाद में राजा जो कान्हा बना, कान्हा मर गया था, कान्हा के बाद में सत्ता राजा बनता है। सत्ता को रणमल हराता है और रणमल राजा बनता है। ठीक है, अब जो कुंभा के टाइम में बात कर रहे थे अपन, उधर जो मेवाड़ का चुंडा भगाया था रणमल को, और रणमल को तो मार दिया था बारमली की सहायता से। और जो चुंडा इधर भाग कर आता है बीकानेर के काउनी गांव में, जोधा बीकानेर के काउनी गांव में आकर शरण लेता है। तो इस प्रकार से अब जोधा की बात करेंगे अपन। जोधा अगला राजा बना था मारवाड़ का। देखिए जोधा अब इधर अपने जो क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, जो आंवल बावल की संधि हुई थी 1453 में। ठीक है, आंवल बावल की संधि हुई थी 1453 में, उसके द्वारा जोधा जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो अब इसको लगा कि अब राजधानी बनाना पड़ेगा और अपने को कुछ तो डेवलपमेंट करवाना होगा। ठीक है, जोधपुर में 1459 में जोधपुर शहर बसाया था जो जोधा ने। ठीक है, 1459 में जोधपुर शहर बसाया था जोधा ने। देखिए थोड़ा अगर ध्यान रखना चाहते हो तो ऐसे भी रख सकते हो भाई। 1459 में जोधा, इसके 100
साल बाद यानी 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, 1459 में जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था, और इसके यानी 1459 के जस्ट 100 साल बाद में 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था। ठीक है, अब देखिए जोधा अब धीरे धीरे आगे राजधानी चेंज करता, जोधपुर को राजधानी बनाता। ठीक है, चुंडा मंडोर को राजधानी बनाता है, उसके बाद में जो जोधा जोधपुर को राजधानी बनाता है। ठीक है, फिर देखिए अब डेवलपमेंट करवाना पड़ेगा, जोधपुर शहर बसा लिया। ठीक है, राजधानी बना लिया जोधपुर को, अब और कुछ तो भाई किला बनाना पड़ेगा भाई। ठीक है, पहाड़ी पर जो किला बनाना पड़ेगा, सुरक्षा के लिए किला भी जरूरी होता था, तो मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया था। ठीक है, देखिए आपको मैं एक बात बता देता हूँ, मिहिर का मतलब सूर्य होता है। ठीक है, मिहिर, ठीक है, मिहिर का अर्थ होता है सूर्य। तो ये पहले मिहिरानगढ़ इसका नाम था। ठीक है, मिहिर किसी से बोला नहीं गया, मिहिर का जो मेहरान में मिहिर बोलते बोलते मेहरानगढ़ हो गया। ठीक है, जो मारवाड़ के जो राजा थे अपने आप को सूर्यवंशी हिंदू राजा मानते थे, सूर्य का पर्यायवाची है मिहिर। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है जानकारी के लिए भाई किस प्रकार से मेहरानगढ़ नाम रखा गया। मेहरानगढ़ को मयूरध्वजगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, मेहरानगढ़ और जो मिहिर का जो सूर्य का पर्यायवाची है मैं बता दिया, और मयूरध्वजगढ़ भी कहते हैं मेहरानगढ़ को। ठीक है, तो देखिए जो जोधपुर किले के जो मेहरानगढ़ किले की जो नींव रखी गई थी भाई जोधा की बुआ के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, देखिए रणमल जोधा का पिता रणमल था, रणमल के जो एक खास सिस्टर थी। ठीक है, जो हंसाबाई थी, मैं आपको बता दिया आंवल बावल की संधि उन्हीं की मध्यस्थता से हुई थी, हंसाबाई की मध्यस्थता से। और इनके एक बहन थी जो धर्म की बहन बना रखे थे जोधा। ठीक है, जो माता जी है जो बीकानेर में करणी माता। ठीक है, करणी माता के द्वारा जो मेहरानगढ़ किले की नींव रखी गई थी। ठीक है, करणी माता के द्वारा मेहरानगढ़ किले की नींव रखी गई थी। देखिए आज भी अपने जो कोई भी मकान बनवाते हैं तब उसके जो मुहूर्त लगवाते हैं उस समय बहन बेटियों को और पंडित जी को बुलाए जाते हैं। ठीक है, जो बहन बेटियों के द्वारा ही जो आरती वगैरह करवाई जाती है, जो आधारशिला रखी जाती है, पत्थर जो पहला पत्थर रखा जाता है नींव में, जो मकान का जो बेस स्टोन रखा जाता है। ठीक है, वो जो बहन बेटी है पंडित जी के द्वारा ही रखा जाता है। उसी प्रकार से जो जोधा की बुआ लगती थी रणमल की जो धर्म बहन जो करणी माता आज यानी वर्तमान में जो बीकानेर में इनका मंदिर है और एक माता जी के रूप में पूजी जाती है। ठीक है, अपन जो लोक देवियों में बात करेंगे करणी माता की, जो जोधा की बुआ जी लगती थी और रणमल की धर्म की बहन थी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, करणी माता के द्वारा मेहरानगढ़ किले की नींव रखी गई थी, नींव का पत्थर करणी माता के द्वारा रखा गया था। ठीक है, फिर जोधा का एक बेटा, पांचवा बेटा था, पांचवा पुत्र था, 5वें नंबर का पुत्र था। ठीक है, बीका 1465 के आसपास वह जोधपुर छोड़कर और जो अपना जो नया राज्य स्थापित करने के लिए जाता है साइड में, तो जो 1465 के आसपास बीकानेर में चले गए, बीकानेर क्षेत्र पे कब्जा कर लेता अपने जो काका जो करणी माता के आशीर्वाद से और अपने जो चाचा थे जो कांदल के आशीर्वाद से। ठीक है, बीकानेर पर अधिकार कर लेता और 1488 में बीकानेर की स्थापना करता है। 1465 के आसपास जोधपुर छोड़कर बीकानेर क्षेत्र में जाता है और 1488 में बीकानेर की स्थापना करता है। ठीक है, अपन यार जो बीका दे के जोधा का 5वां पुत्र था, ये ध्यान रखना। 1465 के आसपास वो जोधपुर छोड़कर बीकानेर जाता है और 1488 में बीकानेर की स्थापना करते हैं। ठीक है, अपन बीकानेर के इतिहास में और एक्सप्लेन करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। अपन ने यहाँ तक जोधा तक की बात कर ली। अब कल जो एक बड़े राजा हुए थे मारवाड़ के, मालदेव, उनकी बात करेंगे। ठीक है, आज जो मारवाड़ का जो बेसिक इतिहास था, जो बेसिक फैक्ट थे उनकी बात किए थे, और जो राजा थे 1 2 3 इनकी बात किए थे। रावसिया थे जो सर्वप्रथम। ठीक है, तो उनकी अपन बात कर लिए थे। अब देखिए अब कल अपन बात करेंगे जो मालदेव की, जो जोधपुर के या मारवाड़ के बड़े राजा हुए थे। ठीक है, मुझे आशा है कि यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।